हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल आर वेल। ठीक है, तो चलते हैं आगे हम क्लास पे। हमारी जो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सप्लाई अंडर जीएसटी, उसमें हमने ये देख लिया था कि हमें सप्लाई पढ़ने की जरूरत क्यों है क्योंकि सप्लाई इज ए टैक्सेबल इवेंट। सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट है जिसके होने पे जीएसटी क्या होगा, लेवी हो जाएगा, और लेवी होगा तो कलेक्शन होगा। ठीक है, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 जो कि एक चार्जिंग सेक्शन है, जो एक पावर देती थी गवर्नमेंट को टू लेवी एंड कलेक्ट द जीएसटी ऑन सप्लाई। तो सप्लाई होने पर, ठीक है, तो सप्लाई क्या थी, टैक्सेबल इवेंट थी। तो अब हम चालू करने जा रहे हैं कि सप्लाई। तो आज की क्लास में हम पूरा ये देखेंगे कि सप्लाई क्या होती है, क्या स्कोप ऑफ सप्लाई है। सप्लाई पढ़ते समय कुछ टर्म्स आएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनका मतलब समझेंगे। क्या सप्लाई नहीं होती है वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पे। और एक चीज और, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास होगा ही, लास्ट क्लास में भी दिया था। और पहले वाली क्लास देखना जरूर, तभी हम आगे इस क्लास को समझ पाएंगे। ठीक है, पहले वाली क्लास का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ सप्लाई, और क्या सप्लाई होती है, क्या सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, किस चीज को सप्लाई कहेंगे। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी क्लास 2। तो अब हमको पढ़नी है इस चीज को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सप्लाई। क्या स्कोप है सप्लाई का। देखिए ये जो दे रखा है स्कोप ऑफ सप्लाई, ये दे रखी है सेक्शन 7। सेक्शन 7 ऑफ, हमको पता है हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी एक्ट 2017। स्टेट एक्ट, एसजीएसटी एक्ट जो हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि काफी स्टेट है भारत देश में, उन सभी को हम नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखिए आप अपनी कॉपी को है ना नोट कर रहे हैं तो लैंडस्केप में नोट कीजिएगा। ठीक है, अभी कुछ चीज नोट नहीं करनी है, जब नोट करने का होगा आपको बता दूंगा, फिर भी आप उतारना चाहे तो आपकी इच्छा है। स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। देखिए सिंपल सी बात है, ये समझिए ये एक क्या है, शॉप है। ठीक है, ये एक शॉप है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या सप्लाई है ना, समझिएगा। ठीक है, इसमें माल रखा हुआ है बहुत सारा। क्या रखा हुआ है, ये गुड्स है। ठीक है, अब सप्लाई क्या होती है, इसका एक मतलब आप अच्छे से जानते होंगे सप्लाई का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम देखिए यहां से ये एक बंदा आता है, आपका कस्टमर है, ये कस्टमर आया आपके पास। ठीक है, ये कस्टमर आ गया आपके पास। इस कस्टमर ने आपको क्या दिए हैं, पैसे दिए। ठीक है, और आपने इसको ये माल दे दिया। ठीक है, सिंपली ये क्या हो गया, सेल। सेल हुआ, इसको हम सेल ही कहते हैं। आप किराने की दुकान पे गए, आपने इसको माल दे दिया। ठीक है, ऐसे एक सेल से मिलता हुआ जुलता शब्द आता है ट्रांसफर करना। ठीक है, यहां आपका एक डिपो है। ठीक है, आपने अपने इस माल को यहाँ पे भेज दिया, तो ये सेल नहीं है, ये क्या होती है, ऐसे ट्रांजेक्शन क्या कहलाते हैं, ट्रांसफर कहलाते हैं। जनरली ट्रांसफर और सेल्स जो होते हैं इंटरचेंजेबल होते हैं, आपस में यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अगली चीज देखते हैं, ये जो बंदा आया है ये अपने साथ एक कोई सामान लेके आया है, इसके पास पैसे नहीं है, क्या लेके आया है, कोई सामान लेके आया है। इसने क्या करा, ये सामान आपको दिया, आपने अपनी दुकान में ये सामान रख लिया, और इसकी जगह आपने इसको क्या दे दिया है,
कोर्स दे दिया। इसको हम क्या कहते हैं, आप लोगों ने गांव में भी चलता होगा ये सिस्टम, दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम। क्या है ये, बार्टर। और इसको इंटरचेंजेबली भी एक शब्द यूज में आता है जनरली, एक्सचेंज करना। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, बार्टर और एक्सचेंज करना। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब यहां पे ये कोई सामान रखा है, ठीक है, आपकी शॉप में। ये बंदा आया, इसने कहा कि मुझे इसको क्या करना है, यूज करना है, खरीदना नहीं है, इसको यूज करना है। आप मुझे इसको यूज करने दो और मैं इसको यहीं पे यूज करके चला जाऊंगा और आपको पैसे दे दूंगा। आपने उसको यूज करने का क्या दे दिया, लाइसेंस दे दिया। इसी तरीके से हो सकते हैं ट्रांजेक्शन, या तो वो आपसे माल खरीद सकता है, या आप अपने गुड्स को डिपो में भेज सकते हो, या आप किसी और माल के बदले अपना माल दे सकते हो, या उसको यूज करने का क्या दे सकते हो, लाइसेंस दे सकते हो। अब माल ऐसा है कि जिसको जिसको आप क्या करोगे, ले जाकर यूज करना चाहते हो, और जब एक निश्चित पीरियड बाद आप वापस उसको कर दोगे। मतलब क्या, रेंट पे भी आप अपने गुड्स को दे सकते हो। एक और शब्द यूज आता है ऐसा ही, लीज शब्द। तो रेंट और लीज पे भी आप अपने गुड्स को दे सकते हो, दे सकते हो ना। और क्या तरीका हो सकता है माल को इस दुकान से बाहर निकालने का या यूज करने का, ये माल क्या हो गया, खराब हो गया, नॉट फिट फॉर सेल, नॉट फिट फॉर सेल। तो आप लास्ट में इसका क्या कर दोगे, डिस्पोजल कर दोगे। मतलब हो सकता है आपकी नजर में वो माल क्या हो चुका होगा, खराब हो चुका होगा, लेकिन कोई व्यक्ति होगा जो मिट्टी में भी सोना ढूंढ लेगा, तो उसके लिए हो सकता है वो काम की चीज हो, कोई उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो खरीद ले। तो उस तरह से अगर आप माल को निकाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, डिस्पोजल कर रहे हो। तो यही होता है, या तो हम किसी माल को बेचते हैं या कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं, या किसी माल के बदले अपने माल को निकाल देते हैं, या उसको यूज करने देते हैं, या उसको किराए पे दे देते हैं, और लास्ट में अगर उसकी हालत ही खराब हो जाती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं। तो ये सब चीज मैं क्या बता रहा हूं, ये सब चीजें मैं आपको सप्लाई के ही फॉर्म बता रहा हूं। ये सारे फॉर्म किसके हैं, ऑल आर फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये चीज हो गई क्लियर है। सप्लाई अभी तो बहुत बड़ी है सप्लाई, अभी तो मैंने एक सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बताया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, सेक्शन क्या कहती है हमारी, इसमें तो कुछ उतारने का था नहीं। आप उतारना चाहते हैं इसको तो पॉज कर लीजिएगा, क्लास को उतार लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो सप्लाई, ठीक है, सप्लाई की डेफिनेशन है, बताइए कौन सी, याद हो जाएगा, सारी चीज याद करा दूंगा, टेंशन मत लो। सेक्शन 7 में सप्लाई का क्या दे रखा है, याद रखना, डेफिनेशन नहीं दे रखी है, स्कोप ऑफ सप्लाई बता रखा है कि भैया ये सप्लाई में आ सकता है, इसके अलावा भी अगर कुछ लगेगा तो उसको भी हम सप्लाई में कवर कर लेंगे। मतलब ये जो डेफिनेशन है, ये कैसी डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये इंक्लूड्स करती है इन चीजों को, जो चीज हम बता रहे हैं। ये नहीं है कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है कि जो लिख दिया वो ही सप्लाई है। याद रखना, लॉ, कानून, एक्ट कुछ भी पढ़ रहे हो और किसी चीज की डेफिनेशन हो तो देख लेना वो डेफिनेशन इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। मतलब वो चालू कैसे आ रही है, कई डेफिनेशन चालू होती है मीन्स। अगर यहां पे ऐसे लिख दिया कि सप्लाई मीन्स, तो मीन्स का मतलब तो अब वो ही है जो लिखा हुआ है, इसके अलावा और कुछ सप्लाई नहीं हो सकती है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई इंक्लूड करती है इन चीजों को। ठीक है, तो सप्लाई इंक्लूड्स करती है किन किन चीजों को, ठीक है, किन किन चीजों को इंक्लूड करती है, तीन चीजों को।
सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 जो सप्लाई में बताती है कि सप्लाई इंक्लूड्स करती है क्या क्या, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। क्या करती है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। ठीक है, कौन कौन से हैं अभी देखे थे हमने, कौन कौन से हैं अभी ऊपर एग्जांपल देखा था ना हमने, वही सारे हैं। 8 है, 8 गिनती याद रखनी है तो 8 सेल कर सकते हैं। एक दूसरा है उसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, उसको हम किसी गुड्स से चेंज भी कर सकते हैं, बार्टर। ठीक है, क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बार्टर और एक्सचेंज जनरली इंटरचेंजेबल भी यूज में आते हैं। और मोस्ट प्रिसाइसली देखें तो बार्टर अगर कोई गुड्स चेंज हो रहा है और एक्सचेंज अगर कंसीडरेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में आ रहा है तो एक्सचेंज शब्द यूज हम ले सकते हैं। लाइसेंस, ठीक है, और क्या था? रेंटल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो दो रह रहे हैं, कौन कौन से? रेंटल का एक और भाई है लीज और डिस्पोजल। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये हमने लिखा ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। सप्लाई किसकी? अरे भैया सप्लाई किसकी होगी? सप्लाई तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, तो ये ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई है ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, चलो बार्टर के आगे लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। एक मिनट, बार्टर में क्या होता है? कंसीडरेशन एज in the form of goods, और एक्सचेंज में भी यही होता है एक्सचेंज, लेकिन कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइसेंस में क्या होता है? पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता है भैया, आ जा यूज कर ले और वापस दे जा और पैसे दे जा। पोजीशन इज नॉट ट्रांसफर्ड। ठीक है, वही चीज है रेंटल, रेंट पे दे रहे हैं, ये शब्द यूज होता है जनरली फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, और लीज शब्द यूज होता है जनरली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और डिस्पोजल, डिस्पोजल व्हेन गुड्स इज नॉट फिट फॉर सेल और नॉट मर्चेंटेबल, बिकने योग्य नहीं है, बेचने योग्य नहीं है, उसको भी लास्ट में हमने क्या कर दिया? डिस्पोजल कर दिया। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या थे? तो स्कोप ऑफ सप्लाई में है। ठीक है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए जो कहता है कि, और ये सिर्फ क्या है? फॉर एग्जाम्पल है, ये सच एज कर एग्जाम्पल है, इनके अलावा भी अगर और कुछ होगा, अगर नजर में आ जाएगा तो वो भी क्या मानी जाएगी? सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है,
से मेड, ये काम हो गया है और एग्री हो गया है कि भैया कर लेंगे, एग्रीड टू बी मेड। ठीक है, कंडीशन क्या है, चलो माना कि माल दे दिया, बेच दिया, लेकिन दो कंडीशन, मतलब कुल मिला के देखें तो कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन, दो कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन तो क्या आई, गुड्स और सर्विस की सप्लाई होनी चाहिए इन फॉर्म्स में। ठीक है, फिर है कंडीशन फॉर ए कंसीडरेशन, क्या एक कंसीडरेशन भी साथ में मिलना चाहिए। वो कंसीडरेशन कैसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, इन काइंड हो सकता है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, इन काइंड हो सकता है, इन मनी हो सकता है, और या इन एक्ट भी हो सकता है, कि कोई काम करने की, एक्ट करने का भी हो सकता है और नहीं करने का भी, एक्ट टू डू और नॉट टू डू। ठीक है, कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन, एक कंडीशन और है, क्या कि इन द कोर्स और further hands of business, in the course or further hands of business। भैया ये जो सप्लाई हो रही है, ये जो सेल हो रही है, रेंट पे दे रहे हैं, लाइसेंस पे दे रहे हैं, ये बिजनेस से लिंक्ड होनी चाहिए। इन दोनों कंडीशनों को और अपन आगे बेटर समझेंगे। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ इतना ही है, क्या कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए ये कहती है, क्या कहती है कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease और disposal। 8 केस है, 8 चीजें हैं, याद रखना, दे आर 8 फॉर्म। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ओके। ठीक है, अब ये हो गई 7 सबसेक्शन 1 ए, जिसमें दो कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए। पहली क्या, फॉर ए कंसीडरेशन, और सेकंड क्या, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये जो कंडीशन है सेकंड वाली, क्या कि ये बिजनेस के लिए होनी चाहिए, बिजनेस से संबंधित होनी चाहिए, इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन हमको मिलता है सेक्शन सबसेक्शन 7 क्लोज बी में, जो क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आप किसी सर्विस का बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो, ठीक है, इसमें कंडीशन है, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, क्या, फॉर ए कंसीडरेशन, फॉर ए कंसीडरेशन, कि कंसीडरेशन के लिए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन चाहे बिजनेस के लिए हो, चाहे बिजनेस के पर्पज के लिए ना हो, वेदर फॉर द इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और कंसीडरेशन वाली कंडीशन पूरी हो रही है, तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, सप्लाई मान लेंगे और उस पे जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो पहला 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, जिसने 8 फॉर्म बताए हैं हमको, ठीक है, उन 8 फॉर्मों के साथ अगर दो कंडीशन पूरी होती है कि कंसीडरेशन है और फॉल इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है, तो आपका क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन जो है कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, उसका एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन कहां पे है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कि अगर हम सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हैं
तो चाहे वो फॉर द बिजनेस हो और फॉर द पर्सनल पर्पज हो, उस पे क्या लगेगा, वो सप्लाई मान ली जाएगी। तो क्या सर, अगर मेरा पर्सनल घर बन रहा है और मैं आर्किटेक्ट की सर्विस लेता हूं और बाहर यूके का एक आर्किटेक्ट हायर करता हूं, तो क्या मुझे उस पे जीएसटी देना पड़ेगा? सर, इस बात का सरकार ने ध्यान रखा है, इस बात का सरकार ने ध्यान रखा है। और एंट्री नंबर 10 क्लोज ए, किसकी एंट्री है सर? ये एक नोटिफिकेशन नंबर है जो सरकार ने इशू किया है 9/2017। उसके तहत सरकार ने कुछ पर्सनल सर्विसेज को, कुछ तो क्या ज्यादातर पर्सनल सर्विसेज को क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। डेटेड है 28/6/2017। ठीक है, ये क्या करती है, एग्जेम्प्ट कर दिया इसने। एग्जेम्प्ट का मतलब जीएसटी नहीं लगेगा इस पे, एग्जेम्प्ट इंपोर्ट ऑफ पर्सनल सर्विसेज पे। ठीक है, आप देख लो, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, एक्सेप्शन ये अभी भी है ना, ये उस कंडीशन का। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या 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 जो भी सप्लाई है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए? तो उसका एक एक्सेप्शन है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी, जो क्या कहता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो सिर्फ कंसिडरेशन वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए। वो चीज बात अलग है कि इसको आगे चल के एग्जेम्प्ट कर रखा है, वो चीज अलग है, लेकिन ये एक्सेप्शन अब ऐसा हमारा बना रहेगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस सबसेक्शन 7 क्लोज बी। ठीक है, सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी जो क्या कहता है, डीम्ड सर्विसेज, डीम्ड सप्लाई। अब देखो, कानून में ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी जगह ये शब्द आ जाता है डीम्ड का मतलब मान लिया जाएगा, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं देखनी, कंसीडरेशन है या नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक एक्सेप्शन है, किस कंडीशन का, कंसीडरेशन वाली कंडीशन का, कि अगर इसमें कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी क्या मान लिया जाएगा, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। डीम्ड में तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो लिख दिया वो लिख दिया कि रात में भी सूरज उगता है तो उगता है, वो डीम्ड है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, जिसमें ये कहा गया है कि शेड्यूल 1, एक शेड्यूल दे रखे हैं इसका। ठीक है, शेड्यूल 1 में जो भी सर्विसेज दे रखी हैं, चाहे वो फॉर ए कंसिडरेशन हो या विदाउट कंसिडरेशन हो, उनको क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, एक शेड्यूल और है। ठीक है, 3 शेड्यूल मिलेंगे हमको टोटल, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। तो शेड्यूल सेकंड में क्या दे रखा है वो आगे देखेंगे। एक और है शेड्यूल 3, जो क्या कहता है कि इस शेड्यूल में जो आइटम लिखे हुए हैं, जो सर्विसेज या गुड्स लिखी हुई हैं, उनको क्या नहीं माना जाएगा, नॉट ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, ये शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। ये शेड्यूल 1 में क्या लिखा है, शेड्यूल 3 में क्या लिखा है, शेड्यूल 2 में क्या लिखा है, वो सब हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो अभी तो यही शेड्यूल 1 में तो वो लिखे हुए आइटम, वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जिनको सप्लाई मान लिया जाएगा विदाउट एनी कंसिडरेशन ही, चाहे वो क्यों ना हो। शेड्यूल 3 में वो लिखा हुआ है जिनको सप्लाई माना नहीं जाएगा, चाहे कोई सी भी कंडीशन पूरी
हो रही हो। शेड्यूल सेकंड है, शेड्यूल सेकंड से क्लैरिफिकेशन है कि कुछ सर्विसेज ऐसी है जहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि ये गुड्स है या सर्विसेज है, तो वहां पे उनको क्लियर किया है कि वो गुड्स है या सर्विसेज है। ठीक है, तो एक बार फटाफट हम रिवाइज करते हैं जो चीज हमने पढ़ी है। हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के 3 क्लोज है। क्लोज ए जो बताती है कि ये ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, सप्लाई किसकी, ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। बस सेक्शन तो यहीं तक ही है, आगे तो एग्जांपल है। सच एज, सच एज ये एग्जांपल है, इसके अलावा भी कुछ होगा तो मान लेंगे, वैसे तो सारी चीजें आ जाती है, फिर भी कभी निकल के आ जाए कुछ तो आप ये नहीं कह सकते ये तो लिखा ही नहीं है। भैया हमने तो लिखा है ना, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। सच एज सेल, 8 आइटम है, 8 याद देंगे। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, बार्टर का भाई एक्सचेंज, एक्सचेंज के बाद लाइसेंस, लाइसेंस का छोटा भाई रेंटल, उससे छोटा लीज, और लास्ट का डिस्पोजल। सेल से चालू होकर चीजें डिस्पोजल पे खत्म हो रही हैं। ठीक है, इसके साथ दो कंडीशन लिखी गई कि पहली कंडीशन फॉर ए कंसीडरेशन, ये सप्लाई जो हो रही है ये कंसीडरेशन के तहत होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि फॉर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए ये सब होनी चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन का सेकंड वाली का एक एक्सेप्शन आया सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज बी में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। जो क्या कहते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में सिर्फ कंसीडरेशन होनी चाहिए, फिर चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे पर्सनल यूज के लिए हो। लेकिन जनरली एंटी 1082 नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 के तहत पर्सनल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया गया है। आगे आता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, जो डीम्ड फिक्शन है, डीम्ड है कि शेड्यूल 1 में जो जो आइटम दिए हुए हैं, जो जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है, उनको सप्लाई माना जाएगा, चाहे कंडीशन पूरी हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, चाहे कंसीडरेशन के लिए हो चाहे विदाउट कंसीडरेशन हो। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहली चीज जो आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, जो कंसीडरेशन आया है बहुत जगह, ये कंसीडरेशन क्या है, ये कंसीडरेशन क्या है। ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, ये उतार लिया आपने, उतार लो। एग्जाम में अगर आए डेफिनेशन तो आप ऐसा चार्ट, ऐसी कोई भी टेबल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर ये देखना चाहता है बस आपको आता है या नहीं आता, आप उसको किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन हमें कहां मिलता है, कंसीडरेशन हमको मिलता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कौन सा एक्ट की है, CGST एक्ट 2070। ठीक है, देखिए कंसीडरेशन आपको मिल रहा है, सबसे पहली बात कंसीडरेशन मिल रहा है किसके लिए, सप्लाई के लिए। तो पहली बात ये दिमाग में हमेशा रखना कि कंसीडरेशन किसके लिए होना चाहिए, सप्लाई के लिए होना चाहिए।
ठीक है, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही देने वाली चीज नहीं, मतलब हम कुछ सप्लाई कर रहे हैं किसी को और उससे कुछ चीज आ रही है तो वो चीज ही क्या होगी, कंसीडरेशन होगी। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, बस ये चीज अगर आप समझ गए कि लिंक होना चाहिए तो आप क्लियर हो। ठीक है, फिर हमने देखा कि कंसीडरेशन कैसे भी हो सकता है। ठीक है, अभी उतार लेंगे इसको। ठीक है, चलिए साथ में करते हैं ना। हाँ, तो देखिए कंसीडरेशन होना चाहिए इन रेस्पेक्ट ऑफ, के संबंध में, इन रेस्पॉन्स टू, के कारण, और फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ। ठीक है, ये कंसीडरेशन होना चाहिए इन रेस्पॉन्स टू या इन रेस्पेक्ट ऑफ या फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, इनके संबंध में क्या होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट लिंक होना चाहिए किस किस के बीच में, बिटवीन सप्लाई एंड कंसीडरेशन। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है। कंसीडरेशन में क्या क्या आ सकता है वो तो अलग चीज है, सबसे पहली चीज तो कि वो किसके संबंध में है, किसके कारण से होना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये एक शब्द है इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब टू गिव समथिंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब हिंदी में बोलूं तो लालच है, ग्रीड। ठीक है, टू गिव समथिंग, टू डू समथिंग, है ना, किसी को कुछ दे रहे हो कुछ करवाने के लिए। ठीक है, इसका एक अगर एग्जाम्पल लेना चाहें हम, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे अब इसका ना, इसके एग्जाम्पल जब चलेंगे जब अपन देख लेंगे। तो अभी तक ये चीज क्लियर है ना सबसे पहले कि कंसिडरेशन जो आना चाहिए, जो कारण या उस चीज के कारण आना चाहिए, किस चीज के कारण, उस सप्लाई के कारण आना चाहिए, उस सप्लाई से डायरेक्ट लिंक हमारा होना चाहिए। ठीक है, दो तरीके से कंसिडरेशन मिल सकता है। वो दो तरीके क्या क्या है, या तो आपको पेमेंट मिल जाए, पेमेंट भी आपको दो तरीके से मिल जाता है, पेमेंट भी आपको दो तरीके से मिल सकता है, या तो इन मनी फॉर्म मिल जाए या पेमेंट इन फॉर्म ऑफ मनी या काइंड। क्लियर है, ठीक है। या कई बार क्या होता है ना, कुछ देने के बदले हम सामने वाले से क्या करवाते हैं, कुछ करवा लेते हैं। ठीक है, एक्ट, या कुछ करवाते नहीं है, मना कर देते हैं, फोरबियरेंस, उसको क्या बोलते हैं, फोरबियरेंस, डू और नॉट टू डू, कुछ करो या मत करो। हमने उसके सामने एक कंडीशन रख दी कि भाई मैं तुझको ये माल दूंगा लेकिन इसके बदले में अपनी दुकान बंद कर देना, तो वो भी क्या माना जाएगा, कंसीडरेशन माना जाएगा। ठीक है, और एक चीज और, ये जो पेमेंट है या ये जो हम काम करवा रहे हैं या जो एक्ट है या जो इन काइंड में पेमेंट आ रहा है, वो किससे हो सकता है, फ्रॉम
ए पर्सन, फ्रॉम ए पर्सन। याद रखना क्या लिखा है यहाँ पे, पर्सन। ऐसे नहीं लिखा कि फ्रॉम ए बायर, मतलब मैंने सपोज करो आपसे कोई चीज खरीदी, ठीक है, और पेमेंट उसका कोई और व्यक्ति कर रहा है, तो वो भी कंसीडरेशन माना जाएगा। मतलब पर्सन, इट मे बी रेसिपेंट, ये कौन हो सकता है, रेसिपेंट हो सकता है, या भाई कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, एनी थर्ड पार्टी। ये कौन हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है थर्ड पार्टी का। क्या एक्सेप्शन है, सब्सिडी, सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी आती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी आती है उसको क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। सब्सिडी क्या है, एक्सेप्शन है, याद रखना। सब इसके भी देख लो, इंपॉर्टेंट, इसमें भी तीन चीज आ रही है। पहली चीज, सब्सिडी किससे आनी चाहिए, गवर्नमेंट से। वो कोई सी गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। तो पहली बात, सब्सिडी कौन दे, सरकार दे, और किससे संबंधित होनी चाहिए, लिंक विद द सप्लाई, वो सप्लाई से संबंधित होनी चाहिए, लिंक विद सप्लाई, ठीक है। मतलब अगर गवर्नमेंट आपको, ध्यान से सुनना, अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है और वो सप्लाई से संबंधित नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है, मतलब, और यार वो कोई सब्सिडी दे रहा है और वो गवर्नमेंट से नहीं आ रही है और सप्लाई से भी लिंक है, तो वो क्या होगी, हमारी कंसिडरेशन में इंक्लूड होगा। थर्ड पार्टी से अगर कोई भी पेमेंट आ रहा है और वो उस सप्लाई से लिंक है तो वो हमारे क्या होगा, इंक्लूड होगा कंसिडरेशन में। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई सी भी हो और वो उस सप्लाई से संबंधित है तो वो कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगी। तो क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ऊपर आते हैं, एक बार देखते हैं। तो हमने कहा कि कंसिडरेशन किसके संबंध में होना चाहिए, किसके कारण होना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और ये कैसे हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ पेमेंट, पेमेंट मनी में आ सकता है, काइंड में आ सकता है, या कोई एक्ट करवा रहा हो फॉरबियरेंस, और ये कैसे हो सकता है, फ्रॉम ए पर्सन, मतलब पर्सन से फ्लो हो सकता है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन और बताता हूं, एक एक्सेप्शन और है, एक एक्सेप्शन और है पेमेंट का। क्या है वो एक्सेप्शन, पेमेंट का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन डिपॉजिट, याद है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। जैसे सपोज करो हमने कोई रेंट पे प्रॉपर्टी ली और उसके लिए डिपॉजिट जमा कराई, तो वो हमारे कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो तो आपको पता है डिपॉजिट हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटीज है। वो कहां पे होती है, सो बैलेंस शीट में। और याद रखिए जब वो बैलेंस शीट से P&L में आ जाएगी, ठीक है, कब, अगर वो मूव, लिख लेते हैं, मूव फ्रॉम बैलेंस शीट टू P&L, तो वो क्या बन जाएगी, पेमेंट का पार्ट बन जाएगी और हमारे कंसिडरेशन में इंक्लूड हो जाएगी, विल बी इंक्लूड इन कंसिडरेशन। सपोज करो मैंने कोई डिपॉजिट थी और अब वो डिपॉजिट मैंने क्या कहा कि नहीं अब ये मेरे कंसिडरेशन का पार्ट है, तो ठीक है भैया कंसिडरेशन में जोड़ लेंगे। या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया
तो मैंने वो उसको क्या करी, हड़प ली। हड़प ली तो अब वो मेरे क्या हो गई, कंसिडरेशन का पार्ट बन गई है। ठीक है, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगी। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम उस वर्ड का, इन्वेस्टमेंट वर्ड का, है ना, इन्वेस्टमेंट वर्ड का। मेरा एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, मेरा एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, मेरी एक बस वाले से ये डील हुई है। बस वाला है, ठीक है, उसको मैं वो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट वाला खाना प्रोवाइड कराता है, फ्री भोजन देता है, फ्री फूड। ठीक है, किस लिए, कि भैया तू हमारे यहाँ पे क्या लाएगा, जो भी तेरे पैसेंजर हैं, जो भी तेरे पैसेंजर हैं उनको यहाँ पर लेकर आएगा, उनको यहाँ पर लेके आएगा फॉर लंच और डिनर। और हम तुझे क्या देंगे, फ्री फूड या मील देंगे। मतलब खाली बस ला रहा है तो नहीं देंगे, अगर पैसेंजर आ रहा है तो वो दे देंगे। तो ये फ्री फूड और मील बस वाले के लिए क्या हुआ, कंसिडरेशन। ये चीज क्या है, फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वो हमको सर्विसेज दे रहा है, अपने लिए, हमारे लिए कस्टमर लेकर आ रहा है, और हम इसके कारण इसलिए उसको क्या दे रहे हैं, फ्री फूड और मिल दे रहे हैं। ठीक है, लिंक है, दोनों का क्या है, लिंक है, तो लिंक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, मैं गिटार बजाता हूँ ना, मैं गिटार बजा रहा हूं अपनी इच्छा से, माई विल, मेरी इच्छा है। ठीक है, गिटार बजा रहा हूं। ठीक है, लोग बाग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो गलती से क्या कर रहे हैं वो लोग, मुझे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के कॉइन पटक के जा रहे हैं, कॉइन दे रहे हैं। मेरा मोटिव नहीं था, मेरा मोटिव नहीं था कि मैं उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं। ठीक है, तो ये कॉइन और ये जो भी पैसे आ रहे हैं, नॉट ए कंसिडरेशन, वो क्या है, कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, वहीं अगर मैं किसी शो पे जाता हूं, मुझे शो पे क्या किया गया, इनवाइट किया गया है, और वो लोग मुझे गिटार प्लेइंग का क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, गिटार का जो भी पेमेंट होगा वो मेरे लिए क्या होगा, कंसिडरेशन होगा। क्लियर है ये चीज, क्यों, क्योंकि वहां पे मेरा मोटिव था सर्विस देने का और उनका पेमेंट करने का, लिंक है। ठीक है, लिंक बन रहा है तो लिंक होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल, आपने सपोज करो आप बाजार गए, जयपुर के चौड़ा रास्ते गए आप लोग, जयपुर के चौड़े रास्ते में क्या है, पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। तो आप लोगों ने नो पार्किंग का बोर्ड जहां पे लगा हुआ था, वहां पे आपने क्या करी, अपनी लंबरगिनी खड़ी कर दी। ठीक है, बहुत बड़ी गाड़ी थी आपके पास, वो खड़ी कर दी, और खड़ी करते ही पुलिसमैन उसको क्या करा, ले गया, और पुलिसमैन ने आप पे क्या लगा दिया, फाइन लगा दिया, पेनल्टी लगा दी। ठीक है, तो क्या ये फाइन और पेनल्टी कंसीडरेशन है, इज इट कंसीडरेशन, नो, नॉट ए कंसीडरेशन, ये कोई कंसीडरेशन नहीं है। ठीक है, ये आपने कोई कानून ब्रीच किया है, लॉ ब्रीच किया है, उसके लिए लगाई जा रही है। ठीक है, तो ये कंसीडरेशन नहीं है सामने वाले के लिए। हाँ, कोई टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्ट होती है, कोई टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्ट हुई कि यार सपोज करो मैंने आपको बाइक दी यूज करने की 7 डेज के लिए, और लिखा कि अगर इससे ज्यादा दिन आप यूज करते हो, 2 दिन और यूज करा, तो उसके लिए मैं आपको क्या लगाऊंगा, पेनल्टी लगाऊंगा। तो यस,
यस दिस पेनल्टी विल बी कंसिडरेशन। ठीक है, तो केस टू केस डिपेंड करता है, कहीं पे पेनल्टी कंसिडरेशन हो सकती है, कहीं पे नहीं हो सकती। ये पेनल्टी क्यों लगा रहे, भैया आपने सर्विस यूज की है ना, आपने सर्विस ली है इसलिए। ठीक है, सर्विस ली है, यहाँ आपने सर्विस कहाँ ली है, यहाँ तो आपने सर्विस नहीं ली बल्कि नो पार्किंग में लगाई है, आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है एक कानून का। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। तो ये था कंसिडरेशन का। ठीक है, तो एक बार वापस देख लेते हैं कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन सबसे पहले तो उसका लिंक होना चाहिए, डायरेक्ट लिंक होना चाहिए किसके साथ, सप्लाई के साथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और फिर कह रहे हैं कि हम कंसिडरेशन या तो पेमेंट मोड में आ सकता है, या कोई एक्ट हो सकता है, या कोई एक्ट फॉरबियरेंस हो सकता है कि भैया नहीं करना है, कि ये पैसे लो, मैंने आपको ये चीज दे रहा हूं, इसके बदले में आप अपनी दुकान बंद कर देना, या ये काम मत करना, या ये काम करना। और कोई काम की मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो क्वेश्चन कहां पे जाएगा, सेक्शन 15 में जाएगा ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जहां पे वैल्यूएशन करना सीखेंगे। अभी तो यह है कि कोई एक्ट आपने करा तो वो कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, पेमेंट कर रहे हो तो वो मनी फॉर्म में कर सकते हो, काइन फॉर्म में कर सकते हो। और ये चीजें जरूरी नहीं है कि रेसिपेंट ऑफ सप्लाई की सप्लाई जिसने ली है वो ही करे, ये कौन कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी अगर करेगा तो हम मान लेंगे कि वो कंसिडरेशन है। एक्सेप्शन है सिर्फ सप्लाई बाय सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट हमको सब्सिडी दे रही है तो वो कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं आएगा, कोई और सब्सिडी दे रहा है तो वो कंसिडरेशन में इंक्लूड होगी। क्लियर है ये चीज कंसिडरेशन का। ठीक है, अब तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए जो कहती थी 8 फॉर्म बताए थे उसने एग्जाम्पल के रूप में सप्लाई के, और साथ में 2 कंडीशन और जोड़ी थी कि फॉर ए कंसिडरेशन सप्लाई होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी फॉर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, सबसे पहली चीज आती है बिजनेस का मतलब क्या है, तो बिजनेस की डेफिनेशन भी देखनी चाहिए हमको। ठीक है, बाकी चीजें तो उस कंडीशन को तो बाद में देखेंगे, पहली कंडीशन क्या है कि भैया बिजनेस का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलते हैं बिजनेस का मतलब, और जहां बिजनेस होता है वहां क्या होती है, रिस्क होती है, और रिस्क है तो सेक्शन भी रिस्क वाली देनी पड़ेगी ना। तो बिजनेस हमको बताया गया है कौन सी सेक्शन में, जहां वो होता है वहां खतरा होता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 17। ये मत पूछना कौन सा एक्ट की, क्योंकि ये एक्ट तो हम पढ़ी कौन सा रहे, 2017, सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जो कि क्या देती है, बिजनेस की परिभाषा देती है, बिजनेस बताती है किस चीज का, किसे क्या है बिजनेस, क्या माना जाएगा। वैसे तो आप सबको पता है बिजनेस क्या होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 क्या कहती है। ठीक है, तो ये बिजनेस सेक्शन 2 सेक्शन 70 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 जो कहता है कि बिजनेस इंक्लूड्स, अगेन इट्स ए इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब यहां जो लिख रहा है वो तो बिजनेस है ही, ऐसा इसके अलावा भी अगर हमको लगा कुछ बिजनेस है तो वो बिजनेस मान लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या है हो सकता है आपके दिमाग में आ रही हो कोई चीज कि सर ये है ये लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है लेकिन बिजनेस जैसा लग रहा है, तो हाँ सर वो बिजनेस ही है, क्योंकि वो ये कैसी डेफिनेशन है, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखते हैं इसके एक एक पार्ट। बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेगर, वेजर मतलब वो बैटिंग वैटिंग करते हैं ना अपन, शर्त वर्त लगाते हैं हॉर्स रेस पे वो, और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर ए पेक्यूनियरी बेनिफिट, मतलब चाहे आपको उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, ये बिजनेस माने जाएंगे। जैसे इसमें
लिख सकते हैं हम, अगर एग्जाम्पल के लिए लिए तो बैंक्स जो क्या करते हैं, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड्स करते हैं टू इट्स कस्टमर, है ना। और प्रोफेशन में तो जैसे सीए, सीए प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विस, है ना, एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम साथ साथ, ठीक है। और वोकेशन, कला, आप अपनी कला दे रहे हो, आर्टिस्ट जो होते हैं, आर्टिस्ट है या कोई पेंटर है, वो पेंट करके अर्निंग कर रहा है, ठीक है, अर्न्स इनकम, ठीक है। गैम्बलिंग, ठीक है। चैरिटेबल हॉस्पिटल, अब उनका क्या है, वो पेक्यूनरी बेनिफिट हो उसमें नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चैरिटेबल हॉस्पिटल अगर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन टू फार्मर, तो भी वो क्या है, किस उसमें आएगा, बिजनेस में आएगा, ठीक है। पिक्यूनरी बेनिफिट हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब हमें नहीं है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे ट्रेड के, कॉमर्स के, आपके वोकेशन के, प्रोफेशन के, ठीक है, वेजर के, और ऐसी कोई सिमिलरी एक्टिविटी हो या नहीं हो। आगे क्या कहते हैं, बिजनेस इंक्लूड एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू अबो, मतलब अगर ये बिजनेस है, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं और आप उनके संबंध में उनके साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो भी क्या मानी जाएगी, बिजनेस ही मानी जाएगी। मतलब ये ए तो क्या है, मेन बिजनेस है। अगर आप मेन बिजनेस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं और फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप किस में आ जाएंगे, बी में आ जाएंगे। जैसे बैंक के लिए कहते हैं, बैंक का मेन तो क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, लोन वोन कराता है, लेकिन अगर वो आपको लॉकर दे रहा है, क्या दे रहा है, बैंक के केस में लॉकर दे रहा है ऑन रेंट, लॉकर ऑन रेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसी एक्टिविटी हो गई है, इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द मेन बिजनेस। तो पहली बात तो बिजनेस होना चाहिए, अगर बिजनेस ही नहीं है तो सारी कहानी खत्म। तो बिजनेस है पहली चीज, और उसके साथ कोई एक्टिविटी चल रही है तो वो भी क्या मानी जाएगी, बिजनेस मानी जाएगी, ठीक है। आगे कह रहे हैं, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ ए अबोव, मतलब मेन बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मेन बिजनेस के करते करते आप उसी तरह की कोई एक्टिविटी और करते हैं, वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, जो ही नहीं है कि वो बड़ी मात्रा में हो या बार बार हो या लगातार हो, तो भी उसको क्या मान लिया जाएगा, बिजनेस मान लिया जाएगा। सपोज करो गैम्बलिंग है, ठीक है, गैम्बलिंग, मैंने गैम्बलिंग एक बार ही करी, वन टाइम ही। सर अगर आपने गैम्बलिंग वन टाइम करी तो उससे मतलब नहीं है कि आप बार बार करो तो ही वो बिजनेस होगी। एक बार करने पर भी वो क्या हो जाती है, क्या हो जाएगी, वो आपकी गैम्बलिंग मानी जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसका, सपोज करो कोई ऑरेंज बेचता है, ठीक है, ऑरेंज बेचता है, संतरे बेचता है, तो और एक बार उसने क्या करा, समर के, गर्मियों के मौसम में समर के मैंगो बेच लिए, तो सर क्या मैंगो बेच लिए, एक बार बेचे तो वो बिजनेस मान ले, हाँ भैया मान लो, क्यों, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन कैसा है, इन द नेचर ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस की नेचर का है। ये जरूरी नहीं है कि वो बार बार हो, तो वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी डिफाइन नहीं करेगी कि वो बिजनेस है या नहीं है, उसकी नेचर डिफाइन करेगी कि वो बिजनेस है या नहीं है। सपोज करो सीए फर्म है, मैंने ओल्ड बुक सेल कर दी एक बार, तो वो भी मेरी बिजनेस की कैटेगरी में ही आएगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज, चले आगे। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल असेट्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमिटमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसमें जनरली क्या आ जाती है, जैसे सपोज करो एक कंपनी बनाई, ठीक है, कंपनी बनाने के संबंध में कंपनी सेक्रेटरी ने सर्विसेज दी,
तो वो भी बिजनेस की नेचर में है। ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट वाली सर्विसेज जो आपके घर जो फैक्ट्री गोडाउन खरीदने में आपकी हेल्प करता है, तो उसको जो कमीशन देते हैं वो भी बिजनेस की कैटेगरी में आ गए हैं। ठीक है, तो सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल असेट्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमिटमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चालू करने और बंद करने के संबंध में जो सर्विस दी जा रही है, या कैपिटल असेट्स खरीदने के संबंध में कोई सर्विसेज दी जा रही है, जैसे रियल एस्टेट एजेंट ने आपको सपोज करो कुछ दिलाया, ठीक है, तो ये सब भी किस नेचर में आएंगे, ये भी आपका बिजनेस ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविजन बाय क्लब, association, society or any such body for a subscription or any other consideration of the facility or benefit to its member as the case may be। सपोज करो आप कोई बड़ी बिल्डिंग में रहते हो जहां पे 500 फ्लैट हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग है जहां पे क्या है 500 फ्लैट हैं, ठीक है, तो वहां आपने एक सोसाइटी बना रखी है, 500 फ्लैट की एक बिल्डिंग ने, बिल्डिंग सोसाइटी सपोज करो, उसका नाम क्या है बिल्डिंग सोसाइटी, और वो क्या करती है कि इन सब फ्लैट्स के इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कराती है। ठीक है, एक सर्विस प्रोवाइड कराती है इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपॉजिट करने की। ठीक है, उसके लिए ये कुछ नॉमिनल चार्जेस ले लेती है, सपोज करो ₹10 पर फ्लैट वो लेती है, तो ये भी क्या माना जाएगा बिल्डिंग सोसाइटी का बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, तो जो सोसाइटी या एसोसिएशन या क्लब्स अपने मेंबर को कुछ कंसीडरेशन तो होना चाहिए, ठीक है, कुछ कंसीडरेशन या सब्सक्रिप्शन फीस के तहत सर्विस प्रोवाइड कराती है, तो वो भी बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एडमिशन फॉर ए कंसीडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस, आप किसी व्यक्ति को कहीं पे एंटर होने की परमिशन दे रहे हो कुछ कंसीडरेशन लेके, एग्जांपल है सर्कस, सर्कस में मूवी टिकट, ठीक है, आप वहां पे टिकट बेचते हो और उनको एडमिशन देते हो। सब म्यूजियम हुआ, ठीक है, देखना है म्यूजियम देखना है, एडमिट करो, फीस लगेगी, तो ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट सर्विसेज सप्लाइड बाय ए पर्सन as the holder of an office which has been accepted by him in the course of furtherance of his trade profession or vocation। सपोज करो यहाँ पे जो ऑफिस है, यहाँ पे ऑफिस का मतलब कार्यालय नहीं है, पोस्ट है, ठीक है, यहाँ क्या है पोस्ट है। सपोज करो कोई कंपनी का एक सीएफओ है, ठीक है, एक कंपनी का सीएफओ है, वो उस कंपनी को क्या कर रहा है मर्जर करा है, दूसरी कंपनी में मर्जर कराने के लिए कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी उसका क्या माना जाएगा बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, उससे वो कंसल्टेंसी सर्विस क्यों ली जा रही है एज ए, क्योंकि वो उस वहां पे सीएफओ की पोस्ट पे है, ऑफिस का मतलब सीएफओ। तो सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन मतलब वो जो पर्सन है जो सीएफओ है एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस, जो सीएफओ था हमारी कंपनी में, विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स, जो उसको ट्रेड प्रोफेशन या वोकेशन के लिए दिया गया था, तो उसके द्वारा भी कोई सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो क्या माना जाएगा बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी of a race club including by way of total register or a license to book maker or activities of a licensed bookmaker in such club। ठीक है, रेस क्लब की बात हो रही है, रेस क्लब, ठीक है, रेस क्लब में घोड़े दौड़ते हैं, उन पे बैटिंग लगाई जाती है, तो ये जो बैटिंग लगाई जा रही है, ठीक है, उसका पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, उस पैसे को बांटा जाएगा, तो जो भी बुकी है वो उसके लिए क्या लेता है उनसे चार्जेस लेता है, तो वो भी जो ये एक्टिविटी कर रहा है वो भी क्या माना जाएगा बिजनेस माना जाएगा। तो एक्टिविटी ऑफ ए रेस क्लब की जो एक्टिविटी होती है इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ ए टोटलाइजेटर, ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये टोटलाइजेटर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है पैसे जो भी जिसको भी लगाना होता है, पैसा लगाना होता है, वो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पैसा लगाता है, जैसे ड्रीम 11 एक तरह का सॉफ्टवेयर है, उस तरह के ये एक सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह के रेस क्लब में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है पैसा लगाने की, सट्टा लगाने की, वो सर्विसेज भी क्या मानी जाएगी बिजनेस मानी जाएगी। ठीक है, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट
या लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज ए पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, कोई भी काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है वो भी बिजनेस माना जाएगा। जैसे एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर मेट्रो कंस्ट्रक्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर लैंड ओनर्स फॉर सम कंपनसेशन। ठीक है, गवर्नमेंट काफी एक्टिविटी होती है। ठीक है, जब मेट्रो के लिए वो लैंड खरीद रहे हैं तो ये वो भी क्या माना जाएगा, बिजनेस ही माना जाएगा। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जा रही है पब्लिक अथॉरिटी के रूप में वो भी सारी बिजनेस ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। तो बिजनेस में काफी चीजें आती है। ठीक है, एनी ट्रेड, उनसे संबंधित, अगर मेन बिजनेस से संबंधित या साथ में कोई एक्टिविटी की जा रही है तो वो सारी सर्विसेज भी क्या होगी, बिजनेस का ही पार्ट माना जाएगा। ठीक है, अब हमारी जो कंडीशन थी सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 और क्लोज ए में दो कंडीशन थी कि फॉर ए कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। तो फॉर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस का मतलब कि एनी सप्लाई एनीथिंग डन इन रिलेशन टू बिजनेस, बिजनेस से संबंधित जो भी काम किया जा रहा है ना, उस जिससे पैसा आ रहा है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट हो रही है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या होगा, आपका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है। ठीक है, बिजनेस की डेफिनेशन क्लियर है। तो कंडीशन क्या थी, उसमें लिखा हुआ था इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब हमने ये जान लिया कि बिजनेस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, बिजनेस हमने देख लिया, ऊपर पॉइंट्स है हमारे। ठीक है, वो पॉइंट हमने देख लिया, वो बिजनेस है। तो इनसे संबंधित अगर कुछ भी चीज की जा रही है तो वो माना जाएगा कि इन द कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस के लिए किया जा रहा है। ठीक है, क्या एनीथिंग एनीथिंग डन इन रिलेशन एनीथिंग डन इन रिलेशन टू बिजनेस। तो याद रखना, सबसे पहले बिजनेस होना चाहिए और उस बिजनेस के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, उस बिजनेस के लिए आप कुछ भी कर रहे हो तो वो क्या माना जाएगा, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। जनरली सेल परचेज ये सारी चीज तो आई जाती है। ठीक है, सेलिंग ऑफ कैपिटल असेट्स किसके लिए, बिजनेस के लिए, तो ये माना जाएगा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, व्हाइल कैरिंग आउट बिजनेसेस। ठीक है, एनीथिंग डन। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। देखो, सेल ऑफ यूज्ड असेट्स, यह बिजनेस के कारण है, सही है, बिजनेस है तो ही तो असेट्स है। ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप, अगर आपका बिजनेस है और उसका में कोई स्क्रैप निकल रहा है तो वो भी क्या माना जाएगा, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, देखो, एक क्या थी, एक कंपनी थी, एक कंपनी थी, वो अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय से कैंटीन खोल रखी थी, वो कैंटीन को फूड सर्विस देती थी, फ्री में नहीं, फ्री में नहीं, इसके जो भी एक्सपेंसेज हैं वो रिकवर्ड कर लिए जाते थे, एक्सपेंसेज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो वो एम्प्लॉय थे, ठीक है,
तो वो एम्प्लॉय को फूड सर्विस दी जा रही थी। फूड सर्विस क्यों दी जा रही थी? क्योंकि वहां वो एम्प्लॉय था। एम्प्लॉय किसके थे? कंपनी के। कंपनी क्या कर रही थी? बिजनेस कर रही थी। तो लिंक हो गया ना बिजनेस से। तो बिजनेस से अगर लिंक है, बिजनेस से लिंक है, तो ये एक्सपेंसेस जो रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय माने गए हैं, इसको कंसिडरेशन माना जाएगा और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। और ये फूड सर्विसेज जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जा रही है, इसको सप्लाई माना जाएगा। तो क्लियर हुआ? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब एनीथिंग डन इन रिलेशन टू बिजनेस वाइल कैरिंग आउट, बिजनेस को करते हुए, बिजनेस के संबंध में जो कुछ भी किया जा रहा है, वो क्या होगा? बिजनेस के लिए माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब एक चीज और है इंपॉर्टेंट, हमारी जब डेफिनेशन चालू हुई तो डेफिनेशन क्या कहती थी? सेक्शन सबसेक्शन 1 जो कहती थी, वो क्या कहती थी? शुरुआत में क्या कहा उसने कि सप्लाई, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। ठीक है, जिसमें सेल, ट्रांसफर, बार्टर, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सब चीज हो गई। ये गुड्स और सर्विसेज क्या है? गुड्स और सर्विसेज, चलो ये भी देख लेते हैं ताकि ये खत्म हो किस्सा। चलो ये तो पॉज करके उतार लेना आप लोग। गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन कहां दे रखी है? डेफिनेशन तो सारी की सारी सेक्शन 2 में ही दे रखी है सर, लेकिन क्लोज कौन सा है? ताश के जितने पत्ते, 52। ठीक है, इसमें तीनों पार्ट दे रखे हैं। गुड्स में मीन्स पार्ट भी है कि भैया ये तो होगा ही होगा, इंक्लूड्स भी कर दिया, ये भी हो सकता है, और कुछ क्या कर दिया? एक्सक्लूड्स भी कर दिया कि इनको गुड्स नहीं माना जाएगा। जो गुड्स नहीं है वो क्या होगी? सिंपल सी बात है सर, वो तो सर्विस होगी। सर्विस की डेफिनेशन कितनी आसान है ना, जो गुड्स नहीं वो सर्विसेज। ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 क्या कहती है? मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। बहुत बढ़िया, मीन्स पार्ट कितना अच्छा है इसका। जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है सब गुड्स है। इंक्लूड्स, इंक्लूड्स भी करते हैं क्या? एक्शनेबल क्लेम, वाद योग्य दावे। ठीक है, और अगर वाद योग्य दावे को इंक्लूड तो कर दिया, लेकिन जो मैंने अभी ऊपर बताया था, हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए बी सी, 3 क्लोज थे, हमने बताया था 3 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। जो शेड्यूल 3 है वो क्या करता है? एक्शनेबल क्लेम को ज्यादातर को तो एग्जाम कर देता है। सिर्फ किसको इंक्लूड करता है? नेट इफेक्ट देखेंगे तो लॉटरी एंड बैटिंग एंड गैम्बलिंग, यही जो आपके एक्शनेबल क्लेम है उनको इंक्लूड्स, उनपे ही क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, उन्हीं को ही सप्लाई माना जाएगा। बाकियों को शेड्यूल 3 ने एग्जेम्प्ट करवा दिया है, शेड्यूल 3 ने हटा दिया। ये जब हम देखेंगे आगे तब पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंक्लूड्स का पहला पार्ट था एक्शनेबल क्लेम एंड क्रॉप्स, इसने इंक्लूड्स तो कर दिया, लेकिन चूंकि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, इसलिए इनको आगे क्या किया गया है? एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन अभी हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए लिख लेते हैं क्रॉप्स, ग्रास, वुड्स अटैच्ड टू द लैंड, अटैच्ड टू द लैंड। ठीक है, इनको भी क्या इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये सिर्फ गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। आगे चल के ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जिनको क्या किया गया है? एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, तो गुड्स के दो पार्ट हो गए। मींस भैया जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो हमारे गुड्स हैं, और उसमें इंक्लूड्स भी है एंड इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम वैसे इफेक्टिवली कौन कौन से होंगे? लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग,
एक्शनेबल क्लेम एंड क्रॉप्स ग्राफ्स वुड अटेस्ट टू द लैंड। और एक्सक्लूड क्या किया गया है सर? एक्सक्लूड है इसमें मनी एंड सिक्योरिटी। अगर आप ट्रांजेक्शन इन मनी है तो वो गुड्स नहीं है, सिक्योरिटीज है तो वो गुड्स नहीं है। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन सिक्योरिटीज एक्ट में मिल जाएगी, आपने लॉ में पढ़ रखी होगी। ठीक है, ये तो इन्होंने सेक्शन 252 से एक्सक्लूजन किया है। एक एक्सप्लेनेशन भी दी है इस सेक्शन में जो इंटेंजिबल असेट्स को भी क्या करती है? एक्सक्लूड करती है। एक्सप्लेनेशन है ये, है ना? ये किससे? एक्सप्लेनेशन है के माध्यम से ये क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं किसको? इंटेंजिबल असेट्स को। मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है, एक्सक्लूड्स है। और इंटेंजिबल असेट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सबको भी गुड्स की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। तो गुड्स क्लियर हो गए। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होते हैं। इंक्लूड्स करते हैं एक्शनेबल क्लेम एंड क्रॉप्स ग्राफ्स वुड अटेस्ट टू द लैंड एंड एक्सक्लूड करते हैं मनी एंड सिक्योरिटी एंड इंटेंजिबल असेट्स। अब सर गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 252 में थी, तो सर्विस की कहां मिलेगी? सर्विस की तो इससे भी हाई है ना? सेक्शन होगी तो सेक्शन कौन सी? 2 अब 52 भाई साहब 100 और इसमें जोड़ दिए तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 102। वही तीन पार्ट। मीन्स पार्ट तो इसका बहुत आसान है, बताया था मैंने। जो क्या कहते हैं? एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है भैया। एनीथिंग अदर देन गुड्स, ठीक है। इंक्लूड्स क्या करते हैं? इंक्लूड्स देखते हैं, उससे पहले एक्सक्लूड्स देख लेते हैं। एक्सक्लूड्स करा इन्होंने मनी एंड सिक्योरिटीज को। जब ये हमारे छोटे भाई ने नहीं लिया तो हम क्यों लेंगे? मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ट्रांजैक्शन इन मनी है, ठीक है। सपोज करो बैंक है, बैंक ने आपने कहा बैंक को एक डीडी बना दो 50,000 रुपए का, टीडी ऑफ रुपीज 50,000 उन्होंने बना दिया, ठीक है। ये क्या है? दिस इज ट्रांजैक्शन इन मनी। ट्रांजैक्शन इन मनी, ठीक है। ट्रांजैक्शन इन मनी को क्या किया गया है? एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन बैंक इस डीडी को बनाने के लिए चार्जेस लेता है ऑफ 100 रुपीज, चार्जेस ऑफ रुपीज 100। दिस इज कवर्ड इन इंक्लूड्स पार्ट, ठीक है। तो एक्टिविटीज इंक्लूड्स में क्या है कि भैया मनी, ट्रांजैक्शन इन मनी तो एक्सक्लूड्स है, लेकिन उससे संबंधित जो एक्टिविटी के सेपरेट चार्जेस लिए जा रहे हैं वो इंक्लूड्स हैं। तो एक्टिविटीज relating to the use or conversion of money, है ना? ठीक है, मतलब आप अगर मनी इन ट्रांजैक्शन कर रहे हो और उसके लिए क्या कर रहे हो? सेपरेट चार्ज कर रहे हो, सेपरेट चार्ज कर रहे हो, तो वो किसकी डेफिनेशन में इंक्लूड होगा? सर्विस की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। तो वो क्या माना जाएगा? सेपरेट चार्ज, सर्विस चार्ज, सर्विस की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया है सर सप्लाई। सप्लाई क्या होती है, ठीक है। इसके जो 3 शेड्यूल है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। अभी हमने पढ़ लिया है कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई,
और ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई एग्जांपल ये सच एज 8 एग्जांपल, सेल, सेल का भाई ट्रांसफर, सेल का भाई ट्रांसफर दिया, ठीक है, ट्रांसफर के साथ बार्टर आया, बार्टर का भाई एक्सचेंज आया, एक्सचेंज के साथ लाइसेंस आया, लाइसेंस का भाई रेंट और लीज आए, और साथ में डिस्पोजल आए, ठीक है। लेकिन दो कंडीशन साथ में जोड़ी कि फॉर ए कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, फॉर ए कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये चीजें क्लियर है। इसका फॉर ए कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, जो सेकंड कंडीशन है इसका एक्सेप्शन डाला इन्होंने 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कि सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए फॉर ए कंसिडरेशन, चाहे वो पर्सनल पर्पज के लिए हो या बिजनेस पर्पज के लिए हो, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि एक नोटिफिकेशन नंबर था जो इंपोर्ट ऑफ पर्सनल सर्विस को क्या करता है, एग्जेम्प्ट करता है। आगे सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में इन्होंने डीमिंग फिक्शन डाला, डीम सप्लाई शेड्यूल 1, कि शेड्यूल 1 में जो जो एक्टिविटीज लिखी हुई हैं उनको हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। इसी तरह से एक शेड्यूल है शेड्यूल 3 जिसमें क्या कहा है कि उसमें जो जो एक्टिविटी लिखी है ना तो हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और ना ही हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, डीम्ड फिक्शन है, और जहां पे डीम्ड फिक्शन आ जाता है वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। फिर हमने फटाफट कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी देख ली थी कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन के लिए सबसे पहली चीज है कि वो गुड्स और सर्विस की सप्लाई के संबंध में आना चाहिए, उसका सप्लाई से डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। फिर किस फॉर्म में आ सकता है वो, पेमेंट फॉर्म में भी आ सकता है और एक्ट में भी आ सकता है, कुछ करने के उसमें भी आ सकता है। पेमेंट भी दो तरीके से हो सकता है, इन मनी और इन काइंड। और ये पेमेंट या ये जो कंसिडरेशन है ये किसी से भी आ सकता है, रेसिपिएंट से भी आ सकता है, थर्ड पार्टी से भी आ सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी से आ सकता है उसका एक एक्सेप्शन दिया कि सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है तो वो कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर सब्सिडी और किसी से आ रही है तो वो हमारे कंसिडरेशन में इंक्लूड माना जाएगा। एक एक्सेप्शन और था इसमें कि पेमेंट डिपॉजिट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। डिपॉजिट फॉर्म में तो वो हमारी बैलेंस शीट में असेट्स का पार्ट है, लेकिन जिस वक्त उस डिपॉजिट को हम हमारे कंसिडरेशन में वो कर लेंगे, मान लेंगे, उस दिन वो इंक्लूड कर लिया जाएगा। ऐसी सेकंड कंडीशन थी कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या है वो हमने देख लिया था, ट्रेड कॉमर्स वगैरह उनसे जुड़ी हुई एक्टिविटी और काफी प्रोविजन थे। गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन भी अपने कर ली है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ लेना, मेरे मोबाइल नंबर पे पूछ लेना, व्हाट्सअप करना, लेकिन फोन मत करना प्लीज, मेल कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर है 9001840080, मेल आईडी है vklucky05@gmail.com, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो आराम से पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो शेड्यूल है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।